अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने 10th क्लास की जो केमिस्ट्री है इसका चैप्टर नंबर 20 वाटर और इसका लेक्चर नंबर 6 आज हम डिस्कस कर रहे हैं। आज बेटा जिस चीज को हम डिस्कस कर रहे हैं वो है एलिमेंट एसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ। वो कौन से अनासर होते हैं जो पौधों की परवरिश के लिए, पौधों की ग्रोथ के लिए इंतहाई जरूरी होंगे। आमतौर पर ये जो प्लांट्स होते हैं दे नीडेड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। वो जमीन से कुछ न्यूट्रिएंट जो है वो गजाई अज्जा जो है वो ज़मीन से हासिल करते हैं। गजाई अज्जा क्या होते हैं? ये प्रोटीन्स होते हैं, ये मुख्तलिफ किस्म के न्यूट्रिएंट्स होंगे, मुख्तलिफ किस्म के एलिमेंट्स होंगे जो कि वो ज़मीन से हासिल करेंगे फॉर हेल्थी ग्रोथ, ताकि उनकी एक अच्छी सेहतमंद किस्म की नशोनुमा हो सके उसके लिए। एलिमेंट एसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ कैन बी क्लासिफाइड कि ये जो एलिमेंट होते हैं जो पौधों की ग्रोथ के लिए, बढ़ोतरी के लिए ज़रूरी होते हैं, इनको दो हिस्सों में हम तकसीम करते हैं। फर्स्ट वन इज कॉल्ड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ये ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं विच आर नीडेड इन स्मॉल अमाउंट, विच आर नीडेड टू प्लांट्स, जो कि आमतौर पर पौधों को बेटा जरूरत पड़ते हैं इन स्मॉल अमाउंट। ये थोड़ी सी मिकदार के अंदर पौधों को जरूरत पड़ते हैं, लेकिन अगर इनकी डेफिशिएंसी हो जाए तो पौधे जो है उनकी ग्रोथ के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम आना शुरू हो जाते हैं। तो आमतौर पर बेटा ये जो एलिमेंट्स होते हैं, इफ दे आर इफ दे आर इफ दे आर एडिड, अगर ये आमतौर पर ऐड किया जाएगा इन लार्ज अमाउंट में, ज्यादा अमाउंट के अंदर अगर ये ऐड कर दिया जाए या पौधों को दे दिया जाए, देन दे बिकम ए पॉइजनस। तो दे आर पॉइजनस टू प्लांट्स, फिर ये प्लांट्स के लिए क्या हो जाएंगे? पॉइजनस हो जाएंगे, प्लांट्स के लिए जहर बन जाएंगे। आमतौर पर इनकी कितनी मिकदार जरूरत पड़ती है? इनकी बेटा जो मिकदार होगी वो 6 ग्राम से लेके 200 ग्राम पर एकड़, यानी 1 एकड़ अगर आपके पास जमीन है तो उसके अंदर जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की मिकदार होगी वो सिर्फ आपने 6 ग्राम से लेके 200 ग्राम आपने उसके अंदर आपने ये डालने हैं, या इस एकड़ जमीन के अंदर ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो 6 ग्राम से लेके 200 ग्राम तक होने चाहिए। अब आपने इसको याद करने हैं कि ये कौन से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो ये इनके नाम है, मैं लिख रहा हूँ, आपने इन्हें याद करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे बिग बिग क्रेजी मैन, एक आदमी है वो बड़ा क्रेजी है, बिग क्रेजी मैन। आगे आपके पास फ्री क्यों मोटो जिंदा, फ्री क्रेजी मैन, बिग क्रेजी मैन, फ्री क्यों मोटो जिंदा, यानी बोरान, क्लोरीन, मैंगनीज, आयरन, कॉपर, मोलिब्डेनम और जिंक जो होते हैं ये स्मॉल अमाउंट्स के लिए पौधों को जरूरत पड़ती है। इन्हें आपने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। आमतौर पर प्लांट के अंदर ये 6 ग्राम से लेकर 200 ग्राम पर एकड़ होने चाहिए। तो ये आपने अंडरलाइन कर लें, ये आपके पास एमसीक्यूज आ सकता है। अब ये भी आ सकता है कि इनमें से कौन सा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, तो आपने इसको याद रखना है। तो आप इनमें से कोई एक जो आएगा एमसीक्यूज में वो फिर आप टिक कर लेंगे। अब मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? माइक्रो का मतलब होता है बड़े। ये ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं विच नीडेड टू प्लांट्स इन लार्ज अमाउंट, विच नीडेड टू प्लांट्स, ये नीड होंगे टू प्लांट्स, ये पौधों को आमतौर पर बेटा जरूरत पड़ते हैं इन लार्ज अमाउंट, बड़ी मिकदार के अंदर ये पौधों को जरूरत पड़ते हैं। कितनी बड़ी मिकदार में? आमतौर पर बेटा अगर 1 एकड़ जमीन है तो उसमें 5 kg से लेके 200 kg तक, यानी 200 kg पर एकड़ जो है वो इन न्यूट्रिएंट का होना जरूरी है। अगर ये इससे कम मिकदार में होंगे तो पौधों को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल सकेंगे और उनकी ग्रोथ के अंदर कोई ना कोई कमी आ जाएगी। अब ये कौन से एलिमेंट्स हैं? ये एलिमेंट्स आपने याद कर लेने हैं। इसे याद करेंगे सी से, सी हॉपकंस, हॉपकंस, ये सी हॉपकंस आएगा, सी हॉपकंस का मग, सी हॉपकंस का मग। तो अब ये कौन से होंगे? कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, फास्फोरस है, पोटाशियम है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, कैल्शियम है और मैग्नीशियम है। ये एलिमेंट जो होते हैं ये लार्ज अमाउंट में जरूरत पड़ेंगे, 5 kg से लेकर 200 kg तक पर एकड़ तक। इन्हें आपने मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। तो ये आपने दोनों अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं। अब ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहाँ पाए जाएंगे? तो जिधर ये पाए जाते हैं उसे बेटा आपने फर्टिलाइजर्स का नाम देते हैं। फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? ये ऐसे मटेरियल होंगे, ये ऐसी सब्सटेंसेस होती हैं, दी मटेरियल होगा या बेटा क्या होंगे? सब्सटेंसेस होते हैं विच गिव विच गिव, जो कि आमतौर पर देती हैं, विच गिव्स डिजायर्ड डिजायर्ड
डिजायर्ड न्यूट्रिएंट्स, जो कि डिजायर्ड न्यूट्रिएंट्स दे रही होती हैं टू प्लांट्स, पौधों को डिजायर्ड न्यूट्रिएंट जो चीज दे रही होगी इज कॉल्ड फर्टिलाइजर्स। तो आपने जो उसे नाम देना है उसे बेटा हमने फर्टिलाइजर्स कहते हैं, ये फर्टिलाइजर्स होंगे। आमतौर पर इफ ए कंपाउंड कंटेन, अगर किसी भी कंपाउंड के अंदर बेटा क्या होगा, इफ ए कंपाउंड कंटेन डिजायर्ड एलिमेंट, कि इनमें से कोई भी डिजायर्ड एलिमेंट अगर किसी कंपाउंड के अंदर मौजूद है तो दैट इज नॉट फर्टिलाइजर, तो वो हमारे पास एक फर्टिलाइजर नहीं हो सकती। लेकिन बच्चों इफ डिजायर्ड, अगर हमें जो चाहिए, इफ डिजायर्ड एलिमेंट, अगर एक जो डिजायर्ड एलिमेंट होगा इज प्रेजेंट इन ए कंपाउंड, प्रेजेंट इन ए कंपाउंड, जो किसी भी मुरक्कब के अंदर मौजूद होगा, दैट इज ए सॉल्युबल इन वाटर, दैट इज ए सॉल्युबल इन वाटर, जो कि पानी के अंदर मौजूद होगा, सॉल्युबल इन वाटर होगा और प्लांट्स को इजीली अवेलेबल होगा, तो दैट इज नाउन एज ए फर्टिलाइजर्स। तो आप उसे फर्टिलाइजर्स कहते हैं। फर्टिलाइजर्स जो है ये शुरू से इंसान इसे इस्तेमाल करता आया है, जब से इंसान ने खेती बाड़ी शुरू की है। शुरू में ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर इस्तेमाल की जाती थी। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, ये मैनोर होते हैं, गोबर होता है, ये मुख्तलिफ जानवरों के गोबर को लेके खेतों के अंदर डाला जाता था, जो कि फर्टिलाइजर्स का काम करते थे। कॉमनली बेटा जो हमने फर्टिलाइजर यहाँ पे डिस्कस करनी है वो 3 फर्टिलाइजर्स होंगे। नंबर 1 ऐसी फर्टिलाइजर जिसके अंदर नाइट्रोजीनस यानी नाइट्रोजन होगा, इसे आपने नाइट्रोजीनस फर्टिलाइजर कहेंगे। वो खाद जो नाइट्रोजन प्रोवाइड करेगी वो नाइट्रोजीनस फर्टिलाइजर होगी। ऐसी खाद जो आपको पोटाशियम प्रोवाइड करेगी उसे पोटाश फर्टिलाइजर्स कहेंगे, पोटाश फर्टिलाइजर। और ऐसी खाद जो बच्चों पौधों को फास्फोरस मुहैया कारी होगी तो आप उसे फास्फेटिक, फास्फेटिक फर्टिलाइजर्स का नाम देते हैं, ये फास्फेटिक फर्टिलाइजर कहलाएगी। तो 3 तरह के फर्टिलाइजर जो है वो कॉमनली हम यूज करते हैं। ये तीनों केमिकल्स हैं जो केमिकली तौर पर सॉइल की न्यूट्रिएंट्स को बढ़ाते हैं और उन न्यूट्रिएंट्स को फिर वहां से पौधे हासिल करते हैं। अब हमने बात करनी है एसेंशियल क्वालिटीज ऑफ गुड फर्टिलाइजर। एक अच्छी किस्म की जो खाद होती है इसके अंदर कौन कौन सी खसूसियात होनी चाहिए। बेटा एक अच्छी किस्म की खाद वो होगी विच प्रोवाइड, एक अच्छी खाद वो होती है विच प्रोवाइड, जो कि आमतौर पर देती है, विच प्रोवाइड ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, तमाम जरूरी किस्म के एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, तमाम जरूरी किस्म के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो देती है टू ए प्लांट, यानी वो पौधे को जरूरी किस्म के बेटा क्या करेंगे, एसेंशियल देगा, न्यूट्रिएंट देगा, ताकि पौधे जो होते हैं वो अपनी ग्रोथ को, अपनी बढ़ोतरी को प्रॉपर तरीके से कैरी ऑन कर सके। ये जो बेटा एक अच्छी खाद होती है ये हमेशा हमेशा सॉल्युबल इन वाटर, पानी के अंदर हल हो जाएगी, सॉल्युबल इन वाटर, पानी के अंदर हल हो जाती है और कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू ए, कैन नॉट बी कम हार्ड, ये कभी भी ऐसे सख्त बाल की तरह हार्ड नहीं हो जाती, बल्कि ये नरम रहती है और पौधे जो होते हैं वो जमीन के अंदर ये हाल होती रहती है और पौधे जो होते हैं इससे न्यूट्रिएंट्स हासिल करते रहते हैं। एक गुड फर्टिलाइजर्स वो होती है, अब उसकी कुछ खसूसियात हैं उसे हम डिस्कस कर लेते हैं। पहली खसूसियात ये होगी इट इज सॉल्युबल इन वाटर, इट इज सॉल्युबल इन वाटर, इसे पानी के अंदर बेटा हल होना चाहिए। जब ये पानी के अंदर हल हो जाएगी तो क्या करेगी, गिव ऑल नेसेसरी, गिव ऑल नेसेसरी, तो ये तमाम जरूरी किस्म के गिव ऑल नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स टू प्लांट, ये जो आम तौर पर जो जरूरी किस्म के न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो क्या करेगा, गिव टू प्लांट्स, वो पौधे को बेटा क्या करेगा, इसे देना चाहिए। आमतौर पर ये जो फर्टिलाइजर है इट इज, इट शुड नॉट बी, इट शुड, ये कभी भी बेटा इट शुड नॉट दी, it should not be harmful to plant, ये कभी भी प्लांट के लिए हार्मफुल नहीं होनी चाहिए, हमेशा उसके लिए क्या होनी चाहिए बेटा, दोस्त होनी चाहिए। नंबर 3 इट कंटेन ऑल द बेसिक न्यूट्रिएंट्स, इट कंटेन, इट कंटेन ये हमेशा बेटा रखेगी क्या, ऑल द बेसिक न्यूट्रिएंट्स, इसके अंदर तमाम बेसिक जो होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, वो न्यूट्रिएंट्स जो प्लांट्स को जरूरी है वो सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर होने चाहिए। नंबर 4 इसका जो असर होगा वो देर पा होना चाहिए, मतलब ये जो अपना इफेक्ट है वो लॉन्ग टाइम के लिए होना चाहिए। इफेक्ट क्या होना चाहिए,
लॉन्ग टाइम के लिए होना चाहिए। ये नहीं है पौधा एक दिन तो खाएगा तो वो सेहतमंद नजर आएगा, लेकिन दूसरे दिन वो दोबारा मुरझा जाएगा या उसकी ग्रोथ के अंदर प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगा। नहीं, इसका असर बेटा लॉन्ग टाइम के लिए होना चाहिए। नंबर 5 क्या होगा, ये चीपर होनी चाहिए, चीपर, यानी इट शुड बी चीपर, इसे बड़ी सस्ती होनी चाहिए ताकि हर किसान जो है इसको खरीद के पौधों को दे सके। और नंबर 6 बेटा, ये पौधों को बीमारियों के खिलाफ जो है प्रोटेक्शन देगी, यानी इट प्रोवाइड ए प्रोटेक्शन टू द प्लांट्स अगेंस्ट डिजीजेस, बीमारियों के खिलाफ उनको एक तहफ्फुज देगी, उनको लड़ना सिखाएगी। अब हमने क्लासिफिकेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स कि ये जो फर्टिलाइजर्स है इनकी कितनी क्लासिफिकेशन होती हैं। तो ये बेटा जो फर्टिलाइजर्स है इसको आपने 3 हिस्सों के अंदर तकसीम करते हैं। वैसे हमारे पास ये जो फर्टिलाइजर्स है इसको आपने 3 हिस्सों के अंदर तकसीम करते हैं। पहली पहली जो होती है इसे हम कहते हैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, ये वो फर्टिलाइजर्स होती है जो आमतौर पर बेटा आप एनिमल से हासिल करते हैं, यानी किसी भी जानवर के मैनोर से, गोबर से हासिल कर रहे हैं, फीड से, उनकी मेंगनियों से हासिल कर रहे हैं, या उनके वेस्ट प्रोडक्ट से जो चीज आपको मिल रही होती है उसे आपने ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स कहते हैं। दूसरी बेटा जो हमारे पास होती है इसे आपने बायो फर्टिलाइजर्स कहते हैं। बायो फर्टिलाइजर्स, ये जो बायो फर्टिलाइजर्स होती है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिलती है। जो छोटे छोटे जानदार होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, वो ये फर्टिलाइजर जो होती है वो जमीन के अंदर प्रोवाइड कर रहे होते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स। ये जो सिंथेटिक फर्टिलाइजर है जो हमने लैब के अंदर तैयार करते हैं इसे हमने सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स का नाम देते हैं, जो लैब के अंदर तैयार की जाती है। अब लैब के अंदर आपने 3 फर्टिलाइजर्स पढ़नी है। एनपीके, ऐसी फर्टिलाइजर जिसमें नाइट्रोजन होगा इसे नाइट्रोजीनस फर्टिलाइजर्स कहेंगे, जो जिसमें पोटाशियम होगा इसे पोटाश फर्टिलाइजर्स कहेंगे, और जिसमें बेटा फास्फोरस होगा इसे आपने फास्फोरस फर्टिलाइजर्स का नाम देंगे। अब पहली पहली आपके पास आते हैं नाइट्रोजीनस फर्टिलाइजर। नाइट्रोजीनस फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, इट प्रोवाइड नाइट्रोजन टू प्लांट। इट प्रोवाइड, ये क्या करेगी, इसका बेसिक काम ये है प्रोवाइड नाइट्रोजन। ये नाइट्रोजन प्रोवाइड करेगी किसको, प्लांट्स को। प्लांट्स को ये नाइट्रोजन दे रही होती है। दूसरी बात यह है कि ये आमतौर पर अर्ली स्टेज ऑफ प्लांट ग्रोथ, अर्ली स्टेज ऑफ प्लांट ग्रोथ, जब पौधा अभी बच्चा था, नन्हा सा था, उस वक्त जो फर्टिलाइजर अप्लाई की जाती है वो नाइट्रोजीनस फर्टिलाइजर जो है वो अप्लाई करते हैं। ये क्या करती है, ये आमतौर पर प्रोटीन फॉर्मेशन में हिस्सा ले रही होती है, प्रोटीन फॉर्मेशन में, यानी उसके अंदर जो प्रोटीन बनती है उसके अंदर बेटा ये हिस्सा ले रही होती है, प्रोटीन फॉर्मेशन में हिस्सा लेगी। ये आमतौर पर स्टेम को, रूट सिस्टम को बेहतर करती है, रूट सिस्टम उसका स्ट्रांग करेगी, स्टेम को थोड़ा स्ट्रांग करेगी, और बेटा लीव्स को ग्रीन कलर देगी। इस किस्म का इसका कलर देने में ये मददकारी होती है। ये फर्टिलाइजर्स हमारे पास कौन कौन से हैं, कुछ नाइट्रो ऐसे फर्टिलाइजर जिनके अंदर नाइट्रोजन पाया जाता है उनके हम नाम लिखते हैं, जैसे अमोनियम, ये आपके पास आएगा अमोनियम क्लोराइड। जैसे बेटा क्या होगा, अमोनियम क्लोराइड, इसे हम कहते हैं अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड होगी। अमोनियम नाइट्रेट होगी, NH4NO3 होगी, अमोनियम नाइट्रेट हो गई। अमोनियम फास्फेट हो गई, NH4 ट्वाइस SO4 हो गया, इसे अमोनियम फास्फेट कहते हैं। ऐसे बेटा अमोनियम, ये अमोनियम सल्फेट है, NH4 ट्वाइस SO4, इसे अमोनियम सल्फेट कहते हैं। NH4 थ्राइस PO4, इसे बेटा आपने अमोनियम फास्फेट कहते हैं। इसी तरीके से आपके पास एक और आएगी जिसे आपने कैल्शियम साइनामाइड कहते हैं, कैल्शियम साइनामाइड। ये भी हमारे पास क्या होगा, नाइट्रोजीनस फर्टिलाइजर्स होते हैं। नाइट्रोजीनस फर्टिलाइजर्स में सबसे इंपॉर्टेंट जो फर्टिलाइजर है वो यूरिया होती है। यूरिया ये सॉलिड स्टेट के अंदर आपको मिलती है यूरिया, और यूरिया जो होती है वो तकरीबन 46% नाइट्रोजन जो है वो पौधे को दे रही होती है। पौधे को जो सबसे ज्यादा फर्टिलाइजर नाइट्रोजन देती है वो हमारे पास यूरिया होगी। अब एक ऐसी फर्टिलाइजर जिसे आपने अमोनियम नाइट्रेट कहते हैं, अमोनियम नाइट्रेट, ये जो फर्टिलाइजर होगी अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट, ये बहुत सारे बेटा क्रॉप्स को प्रोवाइड की जाती है अमोनियम नाइट्रेट। लेकिन अमोनियम नाइट्रेट कैन नॉट बी यूज फॉर पैडी राइस। ये आमतौर पर पैडी राइस के लिए आप इस्तेमाल नहीं करते। पैडी राइस क्या होता है, आमतौर पर ये जो चावल की फसल होती है जिसे धान की फसल कहते हैं, चावलों को बेटा जब भी
काश्त किया जाता है तो इसे पानी के अंदर काश्त किया जाता है। ये चावल ऐसे पानी के अंदर लगाए जाते हैं तो इसे आपने पैडी राइस कहते हैं। तो अमोनियम नाइट्रेट को अगर पैडी राइस के अंदर डाल देंगे तो यहाँ पे खास किस्म का बैक्टीरिया होता है जिसे आपने माइक्रोबियल बैक्टीरिया कहते हैं, माइक्रोबल बैक्टीरिया। जैसे आपने अमोनियम नाइट्रेट को डालेंगे, माइक्रोबियल बैक्टीरिया अमोनियम नाइट्रेट के ऊपर हमला करेगा और इसको फ्री नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देगा और ये फ्री नाइट्रोजन हवा के अंदर चली जाएगी और इस तरीके से पौधे को उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो इसलिए बेटा अमोनियम नाइट्रेट कैन नॉट बी यूज फॉर पैडी राइस, तो आपने इसे अच्छे तरीके से याद रखना है। अब हमारे पास आ जाते हैं फास्फेटिक फर्टिलाइजर्स। फास्फेटिक फर्टिलाइजर्स हम उस वक्त अप्लाई कर रहे होते हैं जब सीड बन रहा होता है, फ्रूट फॉर्मेशन हो रही होती है, फ्रूट फॉर्मेशन यानी अब पौधे के अंदर फ्रूट बनने का अमल शुरू हो चुका है, सीड बन रही होती है, उस वक्त बेटा आप इसे अप्लाई करते हैं। ये पौधे की हेल्प करती है, उसके अंदर ताकत पैदा करती है, उसे रेजिस्टेंस देती है अगेंस्ट डिजीजेस, रेजिस्टेंस पैदा करेगी अगेंस्ट डिजीजेस के उसे बीमार होने से बचाएगी कि इस पौधे ने बीमार नहीं होना, डिजीजेस के खिलाफ उसे लड़ना सिखा रही होती है। अब ये जो हमारे पास फास्फेटिक फर्टिलाइजर्स होती हैं ये मुख्तलिफ किस्म की होती हैं, कुछ वाटर सॉल्युबल होती हैं, कुछ नहीं होती, कुछ पानी के अंदर क्या हो जाती हैं, हल हो जाती हैं, कुछ बेटा पानी के अंदर हल नहीं होती। जो पानी के अंदर हल होती हैं इन्हें आपने वाटर सॉल्युबल फास्फेटिक फर्टिलाइजर्स कहते हैं। पानी के अंदर कौन सी हल हो जाती हैं, जैसे कैल्शियम सुपर फास्फेट, कैल्शियम सुपर फास्फेट, सुपर फास्फेट, ये जो कैल्शियम सुपर फास्फेट फर्टिलाइजर होगी दैट इज ए सॉल्युबल इन वाटर, ये पानी के अंदर हल हो जाएगी। इसको क्या कहेंगे, CaH2PO4 ट्वाइस, इसे हम कैल्शियम सुपर फास्फेट कहते हैं। ऐसे बेटा आपके पास आएगा कैल्शियम ट्राईफास्फेट, कैल्शियम ट्राईफास्फेट की इसमें 3 फास्फेट के ग्रुप आएंगे तो आप इसे कैल्शियम ट्राईफास्फेट कहते हैं। इसका फार्मूला क्या होगा, इसका फार्मूला होगा Ca3PO4 ट्वाइस। ये कैल्शियम सुपर फास्फेट बेटा आपके पास आ जाएगी, ये भी एक खाद होती है। इसके अलावा डाई अमोनियम हाइड्रोजन फास्फेट, डाई अमोनियम हाइड्रोजन फास्फेट, डाई अमोनियम हाइड्रोजन फास्फेट, ये भी बेटा फास्फेटिक फर्टिलाइजर्स हैं। डाई अमोनियम कौन सी होगी, NH4 ट्वाइस, NH4 ट्वाइस। ये थोड़ी ये कैल्शियम ट्राईफास्फेट होगी, कैल्शियम ट्राईफास्फेट, यहाँ पे एक H आएगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा, एक H कम होके ये HPO4 थ्राइस बन जाएगा, इसे हम कहेंगे कैल्शियम ट्राईफास्फेट। ये डाई अमोनियम हाइड्रोजन फास्फेट ये NH4 ट्वाइस होगा, आगे बेटा H आएगा फिर PO4 आएगा, इसे हम कहते हैं डाई अमोनियम हाइड्रोजन फास्फेट, या इसे हम कहते हैं DAP। ये DAP वाली जो खाद मशहूर होती है वो ये वाली है। लास्ट हमारी जो आ रही है इसे हम कहते हैं पोटाश फर्टिलाइजर्स। ये जो पोटाशियम की फर्टिलाइजर्स होती हैं ये उस वक्त आप देते हैं जब हमारे पौधे के अंदर फाइब्रस मटेरियल बन रहा होता है, यानी उसके अंदर फल बन चुका है, अब उसके अंदर फाइब्रस मटेरियल बन रहा है। फाइब्रस मटेरियल से मुराद है कि उसके अंदर फाइबर बन रहे हैं। जैसे आपके पास सेब है, अब उसके अंदर स्टार्च बन रहा है, फाइब्रस मटेरियल बन रहा है, तो ये क्या करेगा, ये उसे टेस्ट देगा, उसके अंदर क्या पैदा करेगा, शुगर पैदा करेगा, चीनी पैदा करेगा। ये जो फाइब्रस मटेरियल है, ये जो बेटा स्टार्च होता है, स्टार्च, इसको आप शुगर के अंदर कन्वर्ट किया जा रहा है, इसे चीनी इसके अंदर पैदा होगी और इस कलर का ये जो आपके पास फ्रूट है इसका कलर भी चेंज हो रहा होगा, इसका कलर क्या हो रहा होगा, चेंज हो रहा होगा, बड़ा खूबसूरत कलर आना शुरू हो जाएगा। जैसे सेब होता है ये सुर्ख रंग का हो जाता है, आम होता है ये पीले रंग का हो जाता है, केला होता है ये पीले रंग का हो जाता है, तो ये स्टार्च के अंदर आप शुगर पैदा हो जाती है, बड़ा मजा आना शुरू हो जाएगा। ये राइपनिंग ऑफ फ्रूट कर रही होती है, राइपनिंग ऑफ फ्रूट, जब राइपनिंग ऑफ फ्रूट, जब फ्रूट पक रहे होते हैं उसके अंदर सीड पक रहे होते हैं, तब आपने पोटाशियम फर्टिलाइजर्स को यूज करना है। पोटाशियम की फर्टिलाइजर्स आमतौर पर किन फसलों के लिए हम यूज करते हैं, ये तंबाकू के लिए करते हैं, तंबाकू के लिए, तंबाकू के लिए करते हैं, कॉफी के लिए बेटा इसे आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसे हम यूज करते हैं पोटैटो के लिए, यानी आलू के लिए इसे यूज करते हैं। इसके अलावा इट कैन बी यूज फॉर कॉर्न, कॉर्न के लिए भी बेटा इसे, मकई के लिए भी इसे यूज किया जाता है। अब पोटाशियम की कौन कौन सी फर्टिलाइजर्स होती हैं, ये पोटाशियम क्लोराइड होगा, पोटाशियम नाइट्रेट, पोटाशियम क्लोराइड, पोटाशियम नाइट्रेट होंगे। इसके अलावा पोटाशियम सल्फेट, ये पोटाशियम सल्फेट को बेटा कॉमनली यूज किया जाता है। तो ये हमारे कुछ फर्टिलाइजर्स हैं। अब हमने एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन देखनी है
कि हमारे पास जो इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है वो है बायो फर्टिलाइजर्स के लिहाज से। बायो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? ये एक ऐसी इन्वायरमेंटली फ्रेंडली किस्म की फर्टिलाइजर्स होते हैं जो आमतौर पर पौधों को बेटा क्या करते हैं? एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं। कौन करते हैं? माइक्रोब्स यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं। इसके अलावा ये जो माइक्रोब्स होते हैं अगर किसी भी पौधे के अंदर ऐसे एलिमेंट ऐसे बेटा वायरसेस पैरासाइट वगैरह पैदा हो गए हैं तो ये जो बायो फर्टिलाइजर्स हैं ये उसको किल करने के लिए भी इस्तेमाल होगी। अब हमारे पास कुछ चेक आ जाते हैं 20.5 है विच इज द मोस्ट कंसंट्रेटेड सॉलिड नाइट्रोजन फर्टिलाइजर। ये नाइट्रोजन सॉलिड फर्टिलाइजर सबसे ज्यादा कौन सी है? तो वो बेटा आपके पास यूरिया होती है। यूरिया यूरिया एक ऐसी फर्टिलाइजर है जो कि आपके पास नाइट्रोजन की फर्टिलाइजर जो है ये सॉलिड स्टेट के अंदर हमें मिल रही होती है। तो आज हमने फर्टिलाइजर्स को डिस्कस किया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।